So here it is, Arbitration and Conciliation Act 1996. This is the act what we are going to study. Now before we start the law, let's understand the very basic name of the topic, Arbitration and Conciliation Act 1996, and why it is so important for a company secretary student or even a company secretary to know about arbitration and conciliation. Now, first of all, to understand the importance of this, we will have to learn what is arbitration. So I always, I always had a lot of fascination, even in my early days, about what is arbitration. कि arbitration क्या होता है. So when I read about arbitration, and if you can notice, the law came in 96, almost my times, because I was appearing for my IPCC in 1999, that is CA IPCC. In our times it was called as CA Intermediate. So when I came into my IPCC and I studied arbitration for the first time, it was very fascinating because it was a very new law, absolutely new law. तो एक हमेशा था कि ये लॉ में क्या होगा, and what is the future and why are we studying this law. So let me explain you word arbitration. In a layman language, जो फिलहाल आप लोग हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग लॉयर्स नहीं हो, तो आप लोग के साथ तो मैं लॉ लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता, तो मैं सबसे पहले आपको लेमैन लैंग्वेज समझाता हूँ. दैट इन अ लेमैन लैंग्वेज, what do you mean by the word arbitration? So I always say arbitrator means a person who tries to solve the dispute between the parties. I repeat, arbitrator means a person who tries to solve a dispute between the parties. उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर. उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर. मतलब कोई भी दो पार्टी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो जो बंदा उसको सॉल्व करवाने में मदद करता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर. तो आप बोलोगे सर क्या मजाक करते हो, ये तो हम लोग बचपन से करते हैं. हमारे दोस्तों में जब भी झगड़ा होता है तो मैं ही वो इंसान हूं जो बीच में पड़ के उसको सॉल्व करवाता हूं या सॉल्व करवाती हूं. इवन गाइज, यू मस्ट हैव डन दीज थिंग्स इन योर लाइफ. समटाइम्स आवर कॉमन फ्रेंड्स फाइट on some petty issues, and then we interfere and make sure that friendship remains strong, because friendship is the best relation, what I believe. आप में से कभी किसी ने ऐसा कुछ किया है? Yes, sir. देव्यांश ने क्या किया है? किसका झगड़ा चलता है? उसका खुद का हुआ है. अच्छा, देव्यांश किसके साथ हुआ है? शुभम के साथ सर. किसके साथ? शुभम के साथ. शुभम के साथ. और किसने सॉल्व करवाया? सॉर्ट आउट हो गया था सर बीच में. अच्छा, आप दोनों ने खुद से सॉर्ट आउट कर लिया. हाँ, एक बार बात हुई तो खुद से बात हुई तो सॉर्ट आउट हो गया. गुड यार. अगर सेल्फ सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया बात होती है, बट समटाइम्स इट गोज बियॉन्ड अ पॉइंट, सो इन बिटवीन somebody has to come and resolve, right? Now basically these things we have done since childhood. तो हमें लगता है व्हाट इज द न्यू, मतलब हमारे इंडिया के लिए आर्बिट्रेशन बड़ा पिद्दी सा टॉपिक था. एक्चुअली हमको ऐसा लगा यार ये इसके लिए लॉ क्या जरूरत है, तो हम रोज करते हैं. मतलब व्हाई डू वी रिक्वायर अ लॉ, मतलब इसके लिए कोई कानून होता है? हम तो, आपको पता है हमारे देश में तो काफ़ी लोग होते हैं जिनमें कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, जो ऐसे ही सड़क पे किसी फलते का लफड़ा होता है, अपन बीच में जाके अरे भाई क्या है, तू शांत हो जा, चालू हो जाते हैं. हम कितने वेल्ले बैठे हैं लाइफ में.
आप में से काफ़ी लोग ने भी ऐसा किया होगा, कभी सड़क पे कोई झगड़े वगड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, या कोई दो लोग लड़ रहे हैं और हम बीच में चले जाए और न जान न पहचान, और हम सॉल्व करने लग जाते हैं। एनीबडी? क्या हुआ विशाल, तेरा झगड़ा हुआ था और कोई सॉल्व करवाने आया नहीं? नहीं, हम मजे ले रहे थे। अच्छा, तुम मजे ले रहे थे। ये नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर, शो ऑलवेज इंटरफियर गाइस, एंड बिंदास जाने का, डरने का नहीं, बिंदास यू शुड इंटरफियर। बस यही तो बात है ना, बिंदास घुसने का। हम लोग के बीच में मतलब सर हो जाता है फिर। अरे नहीं नहीं, ऐसे डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा। यू नो, you go with the right intention and I am sure that you will be able to solve it. You know, हमारे यहाँ इस काम को इंडिया में ट्रेडिशनल भाषा में, या आप ये बोल सकते हो भाई लोगों की भाषा में, मेरे कुछ उस टाइम पे लोग थे स्कूल में जो डी गैंग के साथ कनेक्टेड थे। डी गैंग माने दाऊद भाई, तो वो लोग उसको मांडवली बोलते, मांडवली ये वर्ड बोलते। किसी ने बोला मुझे अभी ये वर्ड, अभी किसी ने बोला, स्वरा ने बोला आई थिंक सो आई गेस इसको बोलते थे मांडवली। और जो लोग ये मांडवली का काम करते थे उनको बोलते थे मांडवली बादशाह। यू नो, मतलब हमारे ज़माने में तो, हमारे देश में तो भाई लोग भी इस काम में बड़े माहिर है। तो मुझे हमेशा ये लगता था, रईस प्लीज म्यूट, मुझे गाइस अगर आपके यहाँ बैकग्राउंड में नॉइस हो तो प्लीज माइक ऑफ ही रखना। इफ यू हैव अ बैकग्राउंड नॉइस प्लीज कीप योर माइक ऑन म्यूट ओनली। अगर आपके यहाँ बैकग्राउंड क्लियर है तो ही आप माइक ऑन कीजिए और मुझसे बात कीजिए। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, सो मुझे हमेशा लगता था कि ऐसा क्या होगा कि हम इसके लिए लॉ बनाएंगे, एंड व्हाट यू नो व्हाट इज द, एंड अगर लॉ बना भी देंगे चलो ठीक है, पर एज अ प्रोफेशनल हमारा इसमें क्या रोल होगा, कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. So in the beginning there was lot of inquisitiveness to know about this. So then I understood in detail certain aspects of the law which I am gonna explain you now. Obviously आपको भी मालूम है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा लॉ पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा लॉ पढ़ने का तरीका थोड़ा धीरे धीरे अलग होते जाता है. बट मेरा हमेशा से लॉ के प्रति ये रहा है कि यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड लॉ इन अ वे दैट आपको पूरा डाइजेस्ट हो जाना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू यूज इट एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ. सो कमिंग बैक टू द वर्ड आर्बिट्रेटर, एज आई टोल्ड यू, आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन who helps to solve the dispute between two or more persons. We call it as arbitrator. We have somebody called, here we have a concept called as conciliation. Ab conciliation is almost similar to arbitration. However, there are certain differences which we will come to it in the detail when we do the chapter. बट कंसिलिएशन जो करता है उसको हम बोलते हैं कंसिलिएटर. आई रिपीट, कंसिलिएटर. अब आर्बिट्रेटर और कंसिलिएटर में सबसे बड़ा जो फर्क है, लेट मी राइट बोथ द वर्ड्स ऑल्सो फॉर यू. वन इज आर्बिट्रेटर, the other is conciliator. So the major difference between arbitrator and conciliator is that arbitrator is always appointed before the dispute arises. I repeat, arbitrator is always appointed before the dispute arises and conciliator is appointed only and only after the dispute arises. Has everybody understood the first meaning of the first statement? दोनों काम वही करते हैं.
both of them are helping to solve a dispute. But what is the fundamental difference between them? The arbitrator is appointed prior to the dispute and conciliator is appointed after the dispute. Is that concept very clear to all of you? Yes, sir. So let me make my first table. Arbitrator is appointed prior to dispute and conciliator is appointed after the dispute. That is the biggest difference. मतलब एक होता है जो डिस्प्यूट के पहले अपॉइंट होता है, एक होता है जो डिस्प्यूट के बाद अपॉइंट होता है. So this is nothing but a small distinction between arbitrator versus conciliator. पर एक मेरे जैसा भी होता है कि फलाना बंदे का झगड़ा हो रहा है, हम बीच में पहुंच गए. ये रोड पे मैंने काफी बार किया ये नाटक. अचानक रोड पे किसी अभी ट्रैफिक है तो एक की गाड़ी दूसरे को टच हो गई. अब एक गाड़ी में से उतरता है भाईगिरी, दूसरा भाईगिरी. क्या तू देख के नहीं चलाता है क्या, अंधा है क्या, ये वो. बाकी कुछ वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जो मैं नहीं बोल सकता, उसको आप समझ लीजिए बीप लैंग्वेज. तो अब ऐसा डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व तो करवाना पड़ेगा, बिकॉज अननेसेसरी वो लोग क्या करें, मुझे उनके बीच में इंटरेस्ट नहीं है. मुझे इंटरेस्ट ये है कि उनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है और उस ट्रैफिक जाम में मैं फंसा हूं और मुझे कहीं पहुंचने में लेट हो रहा है. तो एक होता है जिसको अपॉइंटमेंट की जरूरत ही नहीं है, जो डायरेक्टली बीच में डायरेक्टली बीच में कूद पड़ता है. उसको भी तो कुछ बोलना पड़ेगा. तो उसको हम नया नाम देते हैं यहां पे मीडिएटर. एंड मैं मीडिएटर के नीचे लिखना चाहूंगा कि इट इज वॉल्यूंटरी अपॉइंट हो जाता है. इसको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, खुद से आ जाता है. नो रिक्वायर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर. So I hope the first concept is very very clear to you between the three words which I am going to explain you again for the last time. Arbitrator versus conciliator versus mediator. Arbitrator is a person who is appointed prior to the dispute. Conciliator is a person who is appointed after the dispute. And mediator is a person who comes on his own in between a dispute. He doesn't require any appointment. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आई होप एवरीबडी इज ऑल्सो राइटिंग द नोट्स, बिकॉज एक लेक्चर sir. में आप लोग को आराम से नोट्स बनाना साथ साथ में, ताकि आपको याद रहे कि एग्जैक्टली हमने क्या चार्ट्स पढ़े थे, क्या डायग्राम्स पढ़े थे. सो यू कैन ऑल्सो यूज द सेम प्रेजेंटेशन ऑल्सो इन द एग्जाम. ओके. सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो अब हमें समझना चाहिए इन तीनों के बीच में, इसलिए तो लॉ बना है कि अब ये तीनों अलग अलग है. अच्छा, प्रायर टू डिस्प्यूट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड प्रायर टू द डिस्प्यूट. मतलब आप सोचो कितना हमने आगे सोच के रखा है कि डिस्प्यूट तो होने ही वाला है, पहले से ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके रखा है. इतना नेगेटिव कौन सोचता है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पहले आपको पता है कि डिस्प्यूट होने वाला है और आप डिस्प्यूट होने वाला है इसलिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके भी रख देते हो. वाओ.
कितना आगे का फोर्सी करके हम चल रहे हैं। ये तो समझ में आता है कि डिस्प्यूट होने के बाद कंसिलिएटर रखा, मीडिएटर में भी समझ में आता है भाई कोई शहनशाह बीच में कूद गया, बट ये बात थोड़ा डाइजेस्ट होना मुश्किल है कि डिस्प्यूट होने के पहले हमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके रखा है। वाई दिस? सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट first of all we will understand what is a dispute and why should we appoint an arbitrator prior to the dispute. अब पहला शब्द है डिस्प्यूट। पहला शब्द है डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट मतलब जहां पे दो इंसान अग्रीमेंट पे नहीं आ रहे हैं। डिस्प्यूट मीन्स दे डोंट अग्री टू ईच अदर, सो देर आर डिफरेंसेस। एंड नॉर्मली क्या होता है, हमारे यहाँ डिस्प्यूट होता है ना, तो हमारे देश का एक पुराना साइकोलॉजी ऐसा है, एक स्टेटमेंट बोलते हैं हम, लेट मी राइट द स्टेटमेंट फॉर यू, आई विल सी यू इन कोर्ट। सुना है आपने स्टेटमेंट? कुछ हुआ नहीं, आई विल सी यू इन कोर्ट, और सामने वाला बोलता है ओके सी मी इन कोर्ट, जा। वेरी कॉमन स्टेटमेंट, आई विल सी यू इन कोर्ट। आई रिपीट, नॉट sue, it's see, I will see you in court. It's a very common statement. But what I believe, that if every dispute is not of the same magnitude, I repeat my language, every dispute is not of the same magnitude that it can be taken to court of law. सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? Right, sir. Is every dispute so big that it can be taken to court of law? No. Obviously no यार। अब कितनी बार मियाँ बीवी है भाई, हम हस्बैंड वाइफ है, कभी कभार छोटी बात पे डिस्प्यूट हो जाता है, वी डोंट अग्री टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या, वो भी कोर्ट में मैं भी कोर्ट में? नहीं यार। आप लोग में से भी काफी लोग वैसे तो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे रिलेशनशिप में, और आपने भी देखा होगा कि वो रिलेशनशिप के डिस्प्यूट्स क्या आप कोर्ट लेके जाओगे? So I believe that every dispute cannot be, point number 1 I am writing cannot be, and point number 2 I am writing which is should not be also. It cannot be and should not be taken to courts, because unnecessarily we are blocking the court's time. Already in our country, we have understood that judiciary is one of the very important pillar of our Indian constitution. हमने कल पढ़ा ये बात. Have I done this in previous lecture? That judiciary is one of the very important pillars of Indian constitution. क्या हमने किया ये बात? Yes, sir. Yes, we have done that. We've done that. And we have also understood. We have also understood that judiciary, and we all of us here, we know it, that our judiciary is really tied up. Already there is a lot of pressure on our judiciary. We also have understood in CHEET, if you remember, that there are how many Supreme Court judges
इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। बताओ कितने सुप्रीम कोर्ट में जज है भाई? 34. 34. मैंने ही पढ़ाया था आपको 34 पढ़ाया, मैंने ही पढ़ाया था। Yes, sir. 34 जजेस है। और हम कितने लोग हैं आपको पता है? हमारी आबादी कितनी है? हम ऑलमोस्ट 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ पे 140 करोड़ पे 140 जज भी नहीं है भाई हमारे पास। हम खाली कितने जज हमारे पास बोलो, गिन के कितने बोलो? 34. अभी आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने ये स्टैटिस्टिक्स CHEET में मुझसे पढ़ा था, और आई गेस आपको अगर याद हो तो मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में भी, टेस्ट में, CHEET के क्लास टेस्ट में भी आपको पूछा था कि व्हाट इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। याद आया आपको? टेस्ट में भी पूछा था ये क्वेश्चन में। Yes, sir. पर उस दिन हमने उस एंगल से नहीं सोचा होगा कि सिर्फ 34 जज थे। तो 34 जज, आर दे एक्चुअली sufficient to cater to a population of 140 crores? No, we didn't. You know what? जब ये कोरोना जैसा पैंडेमिक आया तो हमको मालूम पड़ा शिट, अपने देश में डॉक्टर्स कितने शॉर्टेज है। क्या मालूम पड़ा अपने को अचानक? फिर हमने मेडिकल स्टूडेंट को भी काम पे लगा दिया। मालूम है, बेचारे जो लोग MBBS पढ़ रहे हैं, बेचारे अपने 3rd ईयर में, 4th ईयर में, वो भी पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं। अरे आपको पता होगा भाई। Yes, sir. आप न्यूज़ में तो भाई लाइव देखे हैं सब हमने। मतलब बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर तो वो डर रहे थे भाई, हम खुद डॉक्टर है हम पर। और आपको पता है इंडिया में जो अच्छे डॉक्टर्स है वो सब 55-60 प्लस है। और आपको क्या लगता है डॉक्टर को BP डायबिटीज नहीं होता है? उसको भी तो होता है, वो भी इंसान है। अब वो खुद भी नहीं जा रहे, वो भी घर पे बैठ के ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन दे रहे हैं। पर फ्रंटलाइन वर्कर, फ्रंटलाइन में कोई तो चाहिए वहां पे पेशेंट के बाजू में। तो बेचारे किसको बलि का बकरा बना रहे थे? बेचारा जो अभी तक डॉक्टर बना भी नहीं, उसको बोल रहे जा भाई तू, जा भाई तू कर ले कार्यक्रम। अब वो बेचारे एक तो क्वालिफाइड भी नहीं, ऊपर से पेंडेमिक। सीधा मतलब इमेजिन स्टडीज में क्या इंटर्नशिप मिली उनको पढ़ाई करते वक्त। कैन यू इवन इमेजिन ऐसी इंटर्नशिप कि मिली तो मिली, सीधी मां कसम सेंचुरी की पेंडेमिक का इलाज करने निकल गए हम। So it was very tough for them guys. But then that is the time we understood that even if countries like Italy and countries like Spain, जिनका पॉपुलेशन टू डॉक्टर का रेशियो इतना अच्छा है, जब उनकी लग गई तो हमारी तो बड़ी लगेगी। क्योंकि हमारे पैंडेमिक में हमको स्टार्टिंग में तो नहीं मालूम था इंडिया में कितना फैलेगा। सब लोग एकदम डरे हुए थे इन द इनिशियल फेज। तो हमको ये नहीं समझ में आया था कितना फैलेगा। तो हमारे तो ऐसे लगे थे भाई मां कसम, इटली के फिगर देख के फट रही थी। और हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ रेडी कर रहे थे। यहां तक कि हमने यूनानी और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी प्रैक्टिस करने वाले को भी लगा दिया काम पे। अरे हाँ यार, बेचारे वो डॉक्टर भी कोरोना का इलाज कर रहे थे। मतलब जो एलोपैथी पढ़े भी नहीं, वो होम्योपैथी का डॉक्टर है, वो एलोपैथी का दवाई दे रहा है वहां पे खड़ा होके। आई होप यू मस्ट हैव रेड ऑल दिस इन द न्यूज पेपर्स एंड न्यूज। Yes, sir. एंड दैट इज द डे वी कम टू नो दैट ओ शिट, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे। मतलब इमेजिन, हमको पैंडेमिक आया तब मालूम पड़ा अपने पास डॉक्टर कम है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पास जजेस कम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर हमारे पास डॉक्टर्स कम है तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि हमारे पास जजेस कम है। अगर हमारे पास जजेस नहीं है तो जस्टिस किधर से मिलेगा? एंड एट दैट स्टेज अगर हम सारे डिस्प्यूट को कोर्ट के रास्ते भेज देंगे तो वही बात होगी 18 साल 20 साल। एंड आई एम रियली सॉरी टू से, एंड आई गो इन ऑन रिकॉर्ड,
Being an advocate, I would like to make such a statement, and by the way, this is not an irresponsible statement. मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं और अपने होशो हवास में बोल रहा हूं दैट आज कोई क्रिमिनल केस मेरे पास आता है और उस क्रिमिनल केस का मैं बेल के लिए उसका फीस लेता हूं और एक बार उसका बेल करवा देता हूं ना, तो उसके बाद वो बोलता है साहब अभी आगे क्या करने का। वो मुझे पूछता है साहब अभी आगे क्या करने का, बेल तो हो गया, अभी केस तो चलेगा ना। मैं बोला बेटा अभी टेंशन मत ले, अभी 20 साल तू मजे कर, 20 साल के बाद केस का फैसला मालूम पड़े तो पड़े, तब तक तू मजे कर। डोंट यू थिंक सो गलत है? 20 साल क्रिमिनल केस को आज इंडिया में 20 साल लग रहा है। आज रियल लाइफ 20 इयर्स, मतलब तुम क्राइम कर रहे हो जब तुम्हारी उम्र 30 साल की है और जब जज फैसला सुनाएंगे तब तुम 50 साल के तो मिनिमम रहोगे। अब वो फैसले में तुम हारो जीतो वो सब बात की बात है, पर तुम ऑलरेडी भाई तुम अपनी लाइफ जी चुके हो। डोंट यू थिंक सो इट इज टेकिंग टू हेल लॉट ऑफ टाइम? And if that is the case, then will the criminals ever fear before doing a crime? उनको डर लग रहा है क्या क्राइम करने के पहले? No, sir. बस मैं ना ये बात भी बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे मेरे अच्छे क्लाइंट है जो मेरे रेगुलर क्रिमिनल है, रेगुलर क्राइम करते हैं। मतलब वो लोग ने हमको, मतलब समझो ना हमको गोद ले लिया ऐसा है, वो महीने में एक आध दो गेम करते रहते हैं और पक्का फीस टाइम पे देते रहते हैं। और आपको पता है उनके ऊपर इतने मामले चल रहे हैं और कोई मामले में नतीजा नहीं आ रहा है। और उन्होंने समझ लिया है क्या करना है, ये काम करना है, साहब को फोन करना है, साहब बेल करवा देंगे, बाद में आराम से तो घूमना है। सो इज द क्रिमिनल डेटर्ड और बाय नॉट डूइंग अ क्राइम? उसको डर लग रहा है क्राइम करने से? नहीं। आर वी एक्चुअली सर्विंग द पर्पस ऑफ द लॉ? सी, लॉ का मतलब ये होना चाहिए कि क्राइम पहले होना ही नहीं चाहिए। इट्स कॉल्ड एज अ क्राइम फ्री स्टेट। First thing is there should not be a crime, and even if there is a crime then it should never be a repeat crime. आज की तारीख में तो न्यूज़पेपर पढ़ने को भी बोर होता है, तो वही के वही सेम क्राइम, मतलब कोई नया मॉडस ऑपरेंडी भी नहीं है कि चल थोड़ा इंटरेस्टिंग आवे। इट्स ऑल द सेम क्राइम एंड स्टिल पीपल आर नॉट अफ्रेड, because at the end of the day everybody knows that they will get a bail. This word bail, which is guaranteed to us by a fundamental right, article 19, आपको याद है आर्टिकल 19? उसने गारंटी किया है तो मिलता है सबको, but because of which every dispute, if it goes to court of law, it is gonna be a mere wastage of time, resources and money. So I always believe that every dispute cannot and should not be taken to courts. And let us divide the disputes depending on their magnitude. The disputes which can be referred to arbitration so that the arbitrator can solve it, and the disputes which cannot be referred to arbitration but it should go to courts. Let us divide this. Disputes which can be referred to arbitration and disputes which will be taken to court of law. आपको पता है आपने और मैंने 1000 बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जहां पे आपने और मैंने वादा किया है कि अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आपने भी साइन किए, आपको पता नहीं होगा क्योंकि हम एग्रीमेंट पढ़ते किधर है, वो जहां पे भी हम लोग अगर कोई मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करते तो उसमें लिखा होता है आई हैव रेड ऑल द
टर्म्स एंड कंडीशन है, अग्री एंड अबाइड बाय ऑल ऑफ देम, उधर टिक का बॉक्स होता है, अपन तो माँ कसम गया खड्डे में, टिक मार आगे बढ़, जल्दी जल्दी ऐप डाउनलोड कर। आप लोग बैठ के कभी वो पूरा पॉलिसी एग्रीमेंट पढ़ते हैं कभी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के पहले? अपन तो वो टिक बॉक्स पे टिक लगाते हैं, भाई आगे बढ़। पर आपको पता है वो टिक बॉक्स का टिक कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या लिखा था आपको पता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। So therefore I divide the disputes into two types, one which can be referred to arbitration, two which cannot be referred to arbitration and should be taken to courts only. Suppose, let me give you an example which cannot be done by arbitration. Matrimonial dispute involving custody of the child. Matrimonial dispute involving the custody of the child. Suppose एक कपल है, उनकी शादी हुई, उनको बच्चा हुआ, अब उनके बीच में डिस्प्यूट है, उनके बीच में डिस्प्यूट है। अब सवाल ये उठता है, दोनों अलग रहने को तैयार है, पर बच्चा कौन रखेगा? माँ बोलती है मैंने बच्चे को 9 महीना अपने कोख में रखा था, मैं रखूंगी। बाप बोलता है नहीं भाई, बच्चे को तो मैं रखूंगा। आपने ऐसा डिस्प्यूट सुना भी होगा, कहीं ना कहीं मूवीज या वेब सीरीज में देखा भी होगा। Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है आप लोग ने रियल लाइफ में भी देखा हो। दैट दिस इज अ वेरी कॉमन डिस्प्यूट। डू यू अग्री दैट इट इज अ वेरी कॉमन डिस्प्यूट? Yes, sir. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जहां पे चाइल्ड कस्टडी इन्वॉल्व है, तो भाई बच्चे की कस्टडी का सवाल है, बच्चे के भविष्य का सवाल है, ये मामला बड़ा पेचीदा है। यू अंडरस्टैंड द हिंदी वर्ड पेचीदा? अगर मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। आई विल कॉल इट एज कॉम्प्लेक्स। तो बिकॉज दिस मैटर इज मोर कॉम्प्लेक्स, और हिंदी में बोलूं तो ये मामला क्योंकि पेचीदा है, तो इट वुड बी मच बेटर कि कोई जज उस पर फैसला सुनाए, एक्सपीरियंस हो, और प्रॉपर कोर्ट प्रोसीजर से वो निकलना चाहिए। बट देर आर सर्टन मैटर्स which can be easily done into arbitration. For an example, आप लोग ने सबने पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पढ़ा है कि नहीं? एवरीबडी हैज स्टडीड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आपने उसमें वर्ड पढ़ा होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Yes, sir. ब्रीच मतलब टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद होगा ब्रीच 2 टाइप का होता है, कोई याद दिला सकते हैं मुझे? विच आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? breach of warranty, breach of नहीं बेटा, तू सेल ऑफ गुड्स में चला गया देवयांश। एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। लवली। देवयांश तू सेल ऑफ गुड्स में चला गया था बेटा, तू ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी में चला गया था। इट्स ओके। सो आर्बिट्रेशन, अब जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अब 2 पार्टीज है, दोनों के बीच में छोटा सा डिस्प्यूट हुआ है जिसकी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो रहा है। अगर वो मैटर आर्बिट्रेशन में जाए और एक क्वालिफाइड आर्बिट्रेटर वो मैटर सॉल्व कर सके और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाए, क्या ये बात ऐसी हो सकती है? यस, ये मैटर सॉल्वेबल है। जब तक मैटर सॉल्वेबल है, इट शुड बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। सो आई ऑलवेज से, अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं तो मैं यहां पे एक बड़ा ब्रॉड वर्ड लिखूंगा, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल।
आप, मैं, हम सब मोबाइल वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सब लोग मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते हैं। आप सब जानते हैं एयरटेल है कि जियो है कि वोडाफोन, आज की तारीख में सब एक बराबर हो गए हैं। डू यू बिलीव इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे ये तो बोलो, कलेक्टिवली हमारे देश की आवाज़ है ये। आप अपनी देश की आवाज़ हो, कम से कम ये तो बोल सकते हो कि एयरटेल हो कि जियो हो कि वोडाफोन। तुम लोग डरो मत, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब ये नहीं है कि हम कुछ गलत बोलेंगे तो हमारे पे केस बनेगा। डोंट वरी, राइट, वी हैव अ कंप्लीट राइट टू गिव अवर ओन ओपिनियन। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जियो हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, साला सब एक बराबर ही हो गया है? वोडाफोन से एयरटेल पे जाओ पोर्ट करके तो वही हालत, एयरटेल से जियो पे आओ तो भी वही हालत। पोर्टिंग भी एक मजाक ही हो गया है। मतलब पैसा देने के बाद भी नेटवर्क नहीं है। अभी नेटवर्क फेलियर हो गया, आपका इंपॉर्टेंट कॉल था, नेटवर्क फेलियर हो गया, तो क्या आप बोल सकते हो देयर इज डेफिशिएंसी इन सर्विस? कैन यू यूज द वर्ड डेफिशिएंसी इन सर्विस? Yes, sir. Yes, sir. If you can use the word deficiency in service, don't you think so that you are a consumer and there is a deficiency in service, you should get protection under COPRA law? COPRA मतलब consumer protection law. You should get. बट अगर तुम्हारा नेटवर्क बराबर नहीं है, तुमको वोडाफोन पे केस करना है और वो भी केस कोर्ट में लेके जाना है, अरे वोडाफोन आपको कॉम्पेंसेशन दे सकता है यार, बहुत बड़ा कंपनी है। अगर आपके केस में मेरिट्स है, यू शुड बी एलिजिबल टू गेट कॉम्पेंसेशन। नेटवर्क फेलियर हो गया बात करते करते, तो क्या अदालत लेके जाओगे? एग्जाम्पल, आपने स्विगी जोमेटो से घर पे खाना मंगाया, खाने में कोई दिक्कत हुई, तुमने स्विगी को कंप्लेंट की, स्विगी ने वो कंप्लेंट को सॉल्व नहीं किया, कैन यू फाइल एक्चुअली अ केस ऑन स्विगी? यस, बट इज दैट मैटर सो बिग टू बी टेकन टू कोर्ट ऑफ लॉ? No, sir. Don't you think so that such matters can also be solved by arbitration? Yes, and therefore Swiggy, Zomato, Dunzo, नाम सुना है सबका? Yes, sir. Yes, sir. स्विगी, जोमेटो, डंजो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और बहुत सारे के सारे, ये सब ने आर्बिट्रेटर ऑलरेडी अपॉइंट किया ही होता है। क्या अपॉइंट किया होता है? Arbitrator. इनको पता है कि जैसे ये माल बेचेंगे डिस्प्यूट होने ही वाला है, और डिस्प्यूट होने वाला है मतलब कोई ना कोई उन पर चढ़ने को आने वाला है, और अगर चढ़ने आने वाला है तो वो रेडी है, आर्बिट्रेटर पहले से ही खड़ा कर रखे हैं। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ आर्बिट्रेटर प्रायर टू द डिस्प्यूट। क्योंकि अगर आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, आप इतने लाखों लोग अगर खाना भेजोगे तो आपको क्या लगता है सब खाना एक ही दिन बराबर जाएगा? No, sir. आपको क्या लगता है स्विगी और जोमेटो को दिन भर में कितनी कंप्लेंट्स आती होगी? एक दिन में स्विगी या जोमेटो को कितनी कंप्लेंट्स आती होगी? So 1,000 or something. 1000 भी बहुत कम बोल रहे हो यार। Say 10,000. अच्छा सोचो, उनमें से कितने लोग ऐसी धमकी देते होंगे, आई विल सी यू इन कोर्ट? For every other person. एवरी अदर पर्सन। तो आपको क्या लगता है स्विगी और जोमेटो का यही काम है कि रोज केस लड़ते रहेंगे, 500 1000 2000 केस रोज के? नो, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। काफी लोग को है ना क्या लगता है मालूम है, आप लोग को ना, मतलब मुझे ये समझ में आता है कि पब्लिक को समझ में आता है सर सीएस का क्या डिमांड है, लॉ का। आपको पता है इंडिया में जितना ट्रेड बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, उतना डिस्प्यूट बढ़ेगा, जितना डिस्प्यूट बढ़ेगा उतना अपना जरूरत है। आपको लगता है स्विगी जोमेटो को सीएस नहीं चाहिए? सबको सीएस चाहिए ना, उनको भी लॉयर चाहिए, उनको भी सीएस चाहिए, उनको भी सीए चाहिए। देयर विल बी अ डिस्प्यूट।
So please try to understand that any contractual disputes are eligible to go to arbitration, but matrimonial disputes are not eligible to go to arbitration. Suppose there is a murder, तो क्या तुम आर्बिट्रेशन में जाओगे, कोर्ट में जाओगे? अनडाउटेडली कोर्ट में, अनडाउटेडली कोर्ट में. तो वैसे मैटर जाओ ना कोर्ट में, कौन मना करता है? बट जो मैटर तुम सॉल्वेबल हो उसको तो कम से कम एक जगह आर्बिट्रेटर तक स्टॉप कराओ. बिकॉज इससे क्या होगा? यू विल सेव टाइम, you will save money. 3, you will save cost. And the most important, dispute will be resolved. I hope now all of you understood what is arbitration. Yes, sir. Everybody's understood arbitration. सबने चार्ट लिख लिया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. फर्स्ट वाला चार्ट, Yes, sir. Yes, sir. सेकंड, Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ लेट्स गो अहेड. सो एटलीस्ट अभी आप लोग ने ये समझा कि आर्बिट्रेशन क्या होता है. अब मैं ये समझाता हूं आर्बिट्रेशन करते कैसे हैं. बट इज द फर्स्ट पार्ट वेरी क्लियर? कैन आई मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. एनीबडी हैज एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी गाइस. एज आई सेड, अगर आपको कहीं नहीं समझे, कुछ नहीं समझा हो तो प्लीज आप वहीं पूछ लो. रामायण खत्म होने के बाद ये मत पूछना राम कौन था. मतलब मालूम पड़ा पूरा चैप्टर पढ़ाया और फिर बोलोगे सर वो आर्बिट्रेटर क्या था. डोंट डू दैट. ओके. सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज आस्क एट द सेम टाइम. लेट्स गो फर्दर. आई प्रिज्यूम कि यहां तक आप क्लियर हो. आगे बढ़ते हैं.